इसको हम समझते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकती है, हेमाटोमा हो सकता है जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो सकता है, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, आपको पता कैसे लगेगा पेशेंट जब आपके पास आ गया। देखो दो तरीके से होता है, एक ट्रोमेटिक होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ट्रोमेटिक यानी कोई ट्रोमा से आया पेशेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया था तब उसका आईसीपी बढ़ा, या फिर स्पॉन्टेनियस खुद से कोई हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई इंटरनली ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से हुआ। दूसरा सिम्टम क्या समझेंगे, पेशेंट आपके सामने आ गया तो क्या सिम्टम होता है। अगर हम वाइटल्स की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया विद हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया विद हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ेगा और ब्रेडिकार्डिया होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू को लेकर के। जैसे कि आपकी अभी वैकेंसी चल रही है ग्रुप 5 एमपी की, तो उसमें भी आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी का, उसके कुछ एमसीक्यू बचे हुए थे, जो कि आप लोगों ने कहा था कि सर उनको भी पूरा कीजिए जल्दी से। तो उसका पार्ट 3 मतलब कि इसी में ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस वाली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक बिल्कुल, और साथ में नोट्स बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हो तो लेट्स स्टार्ट। इसके सवाल के वैसे अगर हम लिस्ट के अकॉर्डिंग चलें तो इसके जो प्रीवियस मैं करा चुका हूँ 45 के राउंड में क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो अभी 45 से अबव चल रहे हैं, लेकिन मैं नंबर 1 से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, मतलब 45 है उसके आगे के नंबर है ये। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। पिन इंडेक्स सिस्टम जो होता है, जो एनेस्थीसिया मशीन में यूज होता है, तो वो किस लिए होता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। देखो सवाल थोड़े से आसान है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाए, ये प्रीवियस एग्जाम जो हुआ उसमें से, क्योंकि ये रिपीटेड सवाल है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ मिलने जुले सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो सवाल ये कह रहा है उसके और पहलुओं के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऑप्शन पे चलते हैं इसके। पहला ऑप्शन है, एक ही बात करूं, टू अटैच एनी गैस सिलेंडर इन एनी योक असेंबली, यानी हम कोई भी सिलेंडर अटैच कर सकते हैं योक असेंबली में, ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है टू रिलीज सिलेंडर व्हेन नीडेड, और तीसरा ऑप्शन है टू होल्ड सिक्योरली, या फिर ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट। अब पिन इंडेक्स की बात करें, ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हो। तो पिन इंडेक्स की बात करें तो इसका पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस ये होता है कि इसका जो पर्पज है कि कोई सिलेंडर किसी और में ना लग जाए, क्योंकि इसमें पिन है। अगर आप ऑक्सीजन का लगाएंगे तो ऑक्सीजन वाले में ही फिट होगा, नाइट्रस का लगाएंगे तो नाइट्रस वाले में फिट होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट, यानी गलत सिलेंडर के अटैचमेंट को रोकने के लिए पिन इंडेक्स सिस्टम होता है एनेस्थीसिया मशीन के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, चाहे हम एम्स की बात करें या सफदरजंग की बात करें, कई और भी एग्जामों में आता है। और एक्चुअली ये ओटी टेक्नीशियन के नहीं, ये नर्सिंग के स्टाफ, नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है कई बार, क्योंकि मैंने नर्सिंग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं, तो उनमें भी ये सवाल मिला है। लैंग्वेज अलग थी लेकिन बात वही है। तो सवाल है, मैनिटोल इज गिवन इन हेड इंजरी पेशेंट 2। हम मैनिटोल के बारे में पूछ रहे हैं कि मैनिटोल इज गिवन इन हेड इंजरी पेशेंट 2। तो ये आप इसको ऑप्शन पढ़ने से पहले आपने आंसर भी दे दिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के पहलुओं को समझेंगे। पहले ऑप्शंस पे बात करते हैं। ऑप्शन ए है टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या फिर ऑप्शन बी है टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट, या फिर ऑप्शन सी है टू स्टॉप ब्लीडिंग, या फिर ऑप्शन डी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शंस पढ़ लिए, समझ आ गए, आपने आंसर भी समझ लिए होंगे। अगर आपने आंसर मेरे बताने से पहले अभी आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आंसर ये है। अब इसके बात करते हैं हम पहले इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देखो सवाल ऐसा नहीं है, रिपीटेड सवाल है, लेकिन इसको समझते हैं कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, इसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें इंट्राक्रेनियल, इंट्रा मतलब जो क्रेनियल कैविटी के अंदर जो आता है, क्या क्या आता है इसमें आपको बात करें तो पहले हमारा आता है सेरेबलम एंड ब्लड वेसल्स, ये आते हैं इसमें, ब्रेन आता है, और क्या आता है, सीएसएफ आता है, सीएसएफ बोले तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सब इसी में आता है इंट्राक्रेनियल कैविटी में। अब इनके अंदर कोई भी इशू होता है तो क्या होता है, या तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा या फिर रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा। इसको हम समझते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकती है, हेमाटोमा हो सकता है जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो सकता है, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, आपको पता कैसे लगेगा पेशेंट जब आपके पास आ गया। देखो दो तरीके से होता है, एक ट्रोमेटिक होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ट्रोमेटिक यानी कोई ट्रोमा से आया पेशेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया था तब उसका आईसीपी बढ़ा, या फिर स्पॉन्टेनियस खुद से कोई हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई इंटरनली ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से हुआ। क्लियर हो गई ये चीजें, समझ आई।
दूसरा सिम्टम क्या समझेंगे, जब पेशेंट आपके सामने आ गया तो क्या सिम्टम होता है। अगर हम वाइटल्स की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया विद हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया विद हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ेगा और ब्रेडिकार्डिया होगा। तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि आईसीपी इंक्रीज हो रहा है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये बात होगी। अगर यहीं पे हम रिड्यूस की बात करें, अगर रिड्यूस हो रहा है आईसीपी तो उसमें क्या क्या हो सकता है। रिड्यूस हो रहा है तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी ब्रेन के अंदर। और क्या होगा, हाइपरक्रेबिया होगा। हाइपरक्रेबिया मतलब CO2 की मात्रा ब्रेन में बढ़ जाना, ये सब रिड्यूस में होगा। देखो अभी हम इसको आईसीपी को मैनेज करने के लिए, जैसे कि आप इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो ये इसका राइट आंसर है। मैनिटोल को इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, लेकिन हम थोड़ा इंट्राक्रेनियल को ही समझ रहे हैं इस समय। तो अगर रिड्यूस हो जाता है तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपरक्रेबिया होगा। हाइपरक्रेबिया मीन्स कि CO2 की मात्रा ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। मतलब अगर आप टेक्निकली काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता तो आपके वाइटल्स के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि क्या कहानी चल रही है और क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सवाल आसान था, आंसर आपने दिया होगा, क्योंकि काफी बच्चे इसको पढ़ते आंसर दे दिए होंगे, लेकिन क्रेनियल कैविटी को समझना भी जरूरी है। वो मैंने कहा ना शुरू में कि क्वेश्चंस के पहलुओं को समझना है कि और क्या क्या ये कहने वाले। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, साइडेक्स हैज व्हिच कंपोनेंट। जो साइडेक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। आसान से सवाल है, लेकिन सवालों को समझना जरूरी है। इनके जो ऑप्शंस हैं उनको समझना जरूरी है कि ये सही है तो ठीक है, लेकिन बाकी के गलत है तो वो गलत क्यों है, वो सब समझना है। तो ऑप्शन है, अगर इस सवाल की करें तो ऑप्शन ए है 10% पोविडिन आयोडीन, या फिर ऑप्शन बी है 2% ग्लूटाल्डिहाइड, या फिर ऑप्शन सी है 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर ऑप्शन डी है 2% ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। देखो इस सवाल का आंसर आपको समझ आ गया होगा। जो ऑप्शन बी है वो क्या है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड, उसी को हम साइडेक्स बोलते हैं, क्योंकि ग्लूटाल्डिहाइड जो रहता है उस वो साल्ट नेम है। एक्चुअली क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, जब मेडिसिन में भी पढ़ते हैं या फिर हम किसी और चीज में पढ़ते हैं, साल्ट होता है और एक ब्रांड नेम होता है। जो ब्रांड नेम है वो साइडेक्स के नाम से चल रहा है। देखो साइडेक्स की जगह कोई और भी यूज कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में उसका अंदर साल्ट है वो है ग्लूटाल्डिहाइड 2%। वो आपको याद होना चाहिए। हमेशा साल्ट नेम से आपको चीजें याद करनी है, क्योंकि ब्रांड नेम कोई भी अपने नाम से बना सकता है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और ऑप्शन ये क्या है इसमें, 10% पोविडिन, ये आपकी जो बीटाडीन होती है उसके लिए बोला गया है। और 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड, आप जानते हैं क्लीनिंग में जो पॉजिटिव पेशेंट के होते हैं, जैसे कि लीलन की बात करें या फिर फ्लोर की क्लीनिंग की बात करें, तो हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल देखा जाता है। और क्या 2% ब्लीचिंग पाउडर इनका भी रहता है। तो क्लियर हो गया, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2% ग्लूटाल्डिहाइड। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रोटामाइन सल्फेट इज एंटीडोट ऑफ। जो प्रोटामाइन इंजेक्शन होता है वो किसका एंटीडोट है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। आसान सा है, कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंसुलिन का है क्या एंटीडोट, या फिर ऑप्शन बी हेपारिन का है, या फिर ऑप्शन सी एस्पिरिन का है, या फिर ऑप्शन डी थ्रोम्बिन का है। देखो क्या है प्रोटामाइन। प्रोटामाइन क्या करते हैं, जब हेपारिन दिया जाता है, नॉर्मली कार्डियक सर्जरी की अगर मैं बात करूं, बाईपास वगैरह सर्जरियां जब होती हैं तो उस समय क्या होता है, हेपारिन को दिया जाता है। हेपारिन को देने के बाद उसको रिवर्स करने के लिए, मतलब नॉर्मल तरीका करने के लिए जो हमने दिया है, तो उसका एंटीडोट अगर हेपारिन ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर तो हमें प्रोटामाइन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे प्रोटामाइन इंजेक्शन दिया जाता है। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि प्रोटामाइन का एंटीडोट क्या है, वो है हेपारिन। क्लियर हो गया। ऑप्शन आपका जो बी है इसमें हेपारिन, हेपारिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक मैंने अभी कुछ समय पहले बाई की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बच्चों से रैंडमली ऐसे पूछा था ये वाला सवाल, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इस सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, टेम्परेचर ऑफ ऑपरेटिंग रूम शुड बी। जो ऑपरेटिंग रूम होता है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर की बात चल रही है यहाँ पे, ऑपरेटिंग रूम किसी और की बात नहीं चल रही, क्योंकि ओटी का क्वेश्चन पेपर है तो ओटी से ही रिलेटेड है। ऑपरेटिंग रूम मीन्स कि ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है, ए है 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन बी है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन सी है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आसान सा है, नॉर्मली इसका जो टेम्परेचर रखते हैं तो इसका जो ऑप्शन सी है 20 to 25। हर किसी की ओटी का, ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर रहता है वो इतना ही रहता है, 20 to 24 बोला जाता है नॉर्मली, लेकिन इसमें 24 की जगह 25 है, तो 20 to 25 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है हेड इंजरी, ऑप्शन बी है कोगुलोपैथी, या फिर ऑप्शन सी है पेशेंट रिफ्यूजल, या फिर ऑप्शन डी है ओल्ड एज।
अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ये सारे रहते हैं आपके ऑप्शन ए हेड इंजरी में भी नहीं रहते, कोगुलोपैथी में भी नहीं रहते, और अगर पेशेंट ही रिफ्यूज कर रहा है तो आप क्या ही दोगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो इसका जो इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात कर रहा है सवाल, तो इसका जो ऑप्शन डी है ओल्ड एज इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, सवाल आसान से है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आ जाए, जैसे कि अभी चल रहे हैं केजेएमई वाला फॉर्म चल रहा है और आपके एमपी ग्रुप 5 के भी चल रहे हैं, तो ये अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो आप इनको नोटबुक में नोट करते रहें और इस तरीके के और भी सवाल जो है उनको पढ़ते रहें, ताकि आपको इनसे रिलेटेड अगर सवाल कोई आता है तो सेम आ सकते हैं, अगर सेम भी नहीं आते हैं, लैंग्वेज चेंज आती है, तो आप उनको कर पाएँ। इसलिए हमारा मोटिव है कि आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराएं ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पिन इंडेक्स फॉर नाइट्रस ऑक्साइड ऑब्लिक एयर ऑब्लिक ऑक्सीजन डैश रेस्पेक्टिवली। अब इसने तीनों के पिन इंडेक्स पूछ लिए, नाइट्रस ऑक्साइड का पूछा है, फिर एयर का पूछा है, फिर ऑक्सीजन का पूछा है, तीनों एक बार में एक ही सवाल के अंदर पूछ लिए। क्या होता है नॉर्मली एक एक का पूछा जाता है, लेकिन इस सवाल ने तीनों को इसमें साथ में इकट्ठा कर लिया है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन है ए है 1,5 डैश 2,5 या फिर ऑब्लिक 3,5 रेस्पेक्टिवली, या फिर ऑप्शन बी है 2,5 या फिर 3,5 या 1,5 रेस्पेक्टिवली, या फिर ऑप्शन सी है 3,5 या फिर 1,5 या 2,5 रेस्पेक्टिवली, या फिर ऑप्शन डी है 4,5 1,5 2,5 रेस्पेक्टिवली। अब सवाल ने देखो, सवाल ने क्या पूछा, पहले पूछा नाइट्रस ऑक्साइड, फिर पूछा एयर, फिर पूछा ऑक्सीजन। अगर हमको पिन इंडेक्स याद है तो आप बड़े आसानी से इनको, आपने सवाल का आंसर दे भी दिया होगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो वो रहता है आपका पिन इंडेक्स 3,5, एयर की बात करें तो एयर का रहता है 1,5, अगर यहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो उसका रहता है 2,5। अब इसमें से देख लो कि ये सीरियल के हिसाब से कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, 3,5 1, हाँ ये देखो ऑप्शन सी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये वाला आपका राइट रहेगा, क्योंकि इसमें भी वही है 3,5 1,5 और 2,5 रेस्पेक्टिवली। तो इस सवाल के अनुसार ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कैप्नोग्राफी मॉनिटर इज ए डिवाइस दैट मेजर। कैप्नोग्राफी जब मॉनिटरिंग करते हैं वो डिवाइस हो वो किसको मेजर करता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। कैप्नोग्राफी देखिए ना आपने, जब एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन में कोई जीए का केस लगा होता है, जनरल एनेस्थीसिया का केस लगा होता है और उसको ईटी ट्यूब डली होती है, उस समय हम कैप्नोग्राफी मॉनिटरिंग करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करते हैं क्या, या फिर ऑप्शन बी है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड ऑक्सीजन के लिए करते हैं। देखो ऑप्शंस को थोड़ा सा घुमाया इन्होंने, और ऑप्शन, अगर ये सवाल, ये भी सवाल रिपीटेड है कई एग्जामों में मैंने भी देखा है, लेकिन ऑप्शंस बदल दिए हैं इसमें। तो और क्या है, ऑप्शन सी है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड नाइट्रस। अब देखो CO2 की जो कैप्नोग्राफी का मतलब हम CO2 की कैप्नोग्राफी द्वारा हम CO2 को मेजर करते हैं, और कौन सी को, जो कि एक्सहेल्ड करते हैं, तो उसमें मॉनिटर में आता है। जैसे कैप्नोग्राफी यानी EtCO2 की बात करें तो EtCO2 नॉर्मली हमारा कितना होता है 42 के राउंड में, 32 to 42 इस तरीके से रहता है। तो ये सब याद होने चाहिए। देखो किसी में क्या, किसी में वैल्यू पूछ सकते हैं, किसी में यूसेज पूछ सकते हैं, सवाल वही रहता है, मैंने पहले भी कहा सवाल वही रहता है, लेकिन ऑप्शंस बदल देते हैं। तो ऑप्शंस को समझना है बाकी को भी। तो इसीलिए इसमें अगर इस सवाल की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग कैप्नोग्राफी जो डिवाइस है उसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ग्लासगो कोमा स्केल हैज ऑल एक्सेप्ट। ग्लासगो कोमा स्केल GCS जिसको बोलते हैं, पूछ रहा है कि ऑल एक्सेप्ट मतलब बाकी के हैं लेकिन एक्सेप्ट पूछा है, तो वो एक्सेप्ट हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए है वर्बल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है मोटर रिस्पॉन्स, या फिर ऑप्शन सी है सेंसरी रिस्पॉन्स, या फिर ऑप्शन डी है आई ओपनिंग। देखो GCS को यानी ग्लासगो कोमा स्केल को मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ और कई इसके सवाल आए हुए भी हैं, रिपीटेड है। तो अगर GCS का नॉर्मली क्या बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं जैसे कि EVM द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। EVM जैसे कि मैं अभी इलेक्शन वाली वोटिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, EVM की, ग्लासगो कोमा स्केल की EVM की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, E से बोले तो आई ओपनिंग चेक करते हैं, V से बोले तो वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और M से बोले तो मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हो गए। इसमें से देखो चौथा ऑप्शन क्या है, इसमें सेंसरी रिस्पॉन्स, सेंसरी हम GCS में नहीं चेक करते हैं। तो एक्सेप्ट की बात कर रहा था, तो एक्सेप्ट के हिसाब से जो ऑप्शन सी है सेंसरी रिस्पॉन्स, वो इसका राइट आंसर रहेगा। देखो इसमें वर्बल रिस्पॉन्स भी है, मोटर रिस्पॉन्स भी और आई ओपनिंग भी है। जैसे कि EVM मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, आई ओपनिंग, E से आई ओपनिंग, B से वर्बल रिस्पॉन्स, C से मोटर रिस्पॉन्स, तो ये आपके GCS में आते हैं।
इनकी स्कोरिंग भी होती है, कुछ नंबर्स भी होते हैं। 16 नंबर तक रहता है पूरा जीसीएस का स्कोर चार्ट जब पेशेंट आता है कैजुअलिटी में, तो या फिर आईसीयू की बात करें तो वहाँ पे जीसीएस स्कोर को मॉनिटर किया जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे, आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ ए पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, सवाल को समझना। द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ ए पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट हु इज सस्पेक्टेड, देख लो सवाल कहाँ पे खिला है, सवाल थोड़ा बदला है यहाँ पे, हु इज सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। तो सवाल पूछ रहा है कि भैया आइडियल मेथड क्या है कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में माउथ ओपनिंग का, यानी एयरवे का, एयरवे ओपनिंग का, ओपनिंग द एयरवे का, और क्या है साथ में वो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी है, मतलब उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, तो आप किस तरीके से उसकी माउथ ओपनिंग करेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, यानी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट ऐसे करेंगे, या फिर ऑप्शन बी है जॉ थ्रस्ट करेंगे, या फिर ऑप्शन सी है अब्डोमिनल थ्रस्ट करेंगे, या फिर ऑप्शन डी है फिंगर स्वीप करेंगे। देखो सवाल ने पहले बोल दिया सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ना तो हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ जॉ थ्रस्ट करेंगे, आगे की तरफ जॉ को करेंगे, हम हेड को छेड़ेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ जॉ थ्रस्ट करेंगे। तो इस सवाल का जो ऑप्शन बी है जॉ थ्रस्ट, वो वाला आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है टिनी एयर सैक्स इन द लंग्स आर कोल्ड, जो टिनी एयर सैक होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, ये हमसे पूछा लंग्स के अंदर। तो सवाल जैसे कि टिनी एयर सैक इन द लंग्स आर कोल्ड, ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन है ए है ब्रोंकस, ऑप्शन बी है ब्रोंक्यूल्स, या फिर ऑप्शन सी है एल्वोली, या फिर ऑप्शन डी है ग्लोटिस। जब टिनी सैक की बात करते हैं, टिनी एयर सैक की बात करते हैं, तो वो हमारे क्या रहते हैं, वो रहते हैं हमारा एल्वोली, यानी ऑप्शन सी, एल्वोली करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टियल ऑक्सीजन। देखो इससे भी सवाल बहुत मॉनिटरिंग के जब एग्जाम के अंदर हम बैठते हैं तो मॉनिटरिंग से रिलेटेड इसका सवाल तो जरूर पूछा जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड, तो इसमें पूछा गया क्योंकि ये मैंने बोला ना रिपीटेड से हैं और आसान भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन रिवीजन क्लास भी होनी जरूरी है एग्जाम से पहले, तो ये आप इसको रिवीजन क्लास करके भी ले सकते हैं। तो ऑप्शंस पे चलते हैं, एबीजी एनालिसिस, या फिर ऑप्शन बी है पल्स ऑक्सीमीटर, या फिर ऑप्शन सी है ब्लड एग्जामिनेशन, या फिर ऑप्शन डी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। समझे आप क्या पूछ रहा था, नॉन इन्वेसिव मेथड पूछ रहा है हमसे। देखो दो मेथड होते हैं, एक इन्वेसिव होता है, एक नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव क्या करते हैं, जिसमें हम कोई बाहर का फॉरेन पार्ट बॉडी में ना डाल करके हम उसको मेथड को मतलब एस्टिमेटिंग आर्टियल ऑक्सीजन को हम चेक कर सके, तो वो वाला कौन सा मेथड रहेगा हमारा, क्योंकि नॉन इन्वेसिव पूछ रहा है जिसमें हम कोई भी ना तो सुई लगाएंगे, नहीं हम उसकी बॉडी में कुछ डालेंगे, तो अगर हमें तब भी आर्टियल ऑक्सीजन चेक करनी है तो उसका काम होता है, और जो हमें बताता है नॉन इन्वेसिव मेथड में, वो रहता है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। लेकिन अगर यहीं पे सवाल पूछता है इन्वेसिव मेथड पूछता तो वो हमारा वही रहता है एबीजी वाला, एबीजी आर्टियल ब्लड गैस, जो कि हम सैंपल लेते हैं एबीजी के लिए, तब उसमें जो एबीजी की रिपोर्ट आती है वो वाला अगर हमें देखना हो आर्टियल ऑक्सीजन की मात्रा, तो वो हमें एबीजी में दिखती है, तो वो मेथड हमारा कहलाता है इन्वेजिव। लेकिन ये सवाल ने पूछा नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव में हमारा पल्स ऑक्सीमीटर राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर। देखो इसने कहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में सारी चीजें हम सही बताएंगे आपको, लेकिन एक हम गलत बताएंगे, वो आपने पहचानना है, क्योंकि इज नॉट ट्रू वो सही नहीं है, वो हमें पता करके बताना है आपने। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए है इट इज यूज टू मेजर सैचुरेशन इन ब्लड, या फिर ऑप्शन बी है इट इज यूज टू मेजर सैचुरेशन ऑफ ऑल द गैसेज इन द ब्लड, या फिर ऑप्शन सी है सेंसर प्रोब कैन बी क्लिप्ड ऑन द फिंगर, टॉय और एयरलोब पे भी लगा सकते हैं, ये भी सही बात है। और ऑप्शन डी है इट इज ए वेरी सेंसिटिव मॉनिटरिंग, ये भी सही है। तो इसने पूछा कि जो नहीं करते हैं हम, जो पल्स ऑक्सीमीटर पे शूट नहीं करती है, तो वो वाला ऑप्शन हमने इसमें बताना है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी आपने देखा इट इज यूज टू मेजर सैचुरेशन ऑफ ऑल गैसेज इन द ब्लड। भैया ऑल गैसेज के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको, इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑक्सीजन के सैचुरेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है, हाँ ऑप्शन बी है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है सवाल ने। देखो सवाल स्क्रीन पे नॉट ट्रू पूछा, तो वही वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है व्हाट शुड बी रेट ऑफ कंप्रेशन पर मिनट व्हाइल प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन इन सीपीआर। सीपीआर में जब चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो उस समय जो रेट रहता है पर मिनट वो क्या रहता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारे
आसान सा सवाल है सीपीआर अगर आपने, और हाँ सीपीआर को आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि सीपीआर से रिलेटेड सवाल आते हैं। और उसमें चाहे आप चेस्ट कंप्रेशन की बात कर लें या फिर कितना उसको प्रेस करते हैं वो कर लें, एरिया क्या रहता है, लोकेशन क्या रहती है, सवाल के पहलू बदल सकते हैं लेकिन सीपीआर बीएलएस से सवाल आना ही आना है। ये आप किसी भी एग्जाम की बात करोगे, चाहे आप थोड़े ग्रेड 4 की बात करोगे, ग्रुप डी की बात करोगे, उसमें भी पूछा जाता है। जैसे एनओ वगैरह नर्सिंग ओडली का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, या फिर नर्सिस के एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर टेक्नोलॉजिस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर डॉक्टर्स के एग्जाम में भी आता है। सीपीआर से रिलेटेड एक आध सवाल जरूर आने वाला रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 to 120 पर मिनट, या फिर ऑप्शन बी है 80 to 100 पर मिनट, या फिर ऑप्शन सी है 120 to 140 पर मिनट, या फिर ऑप्शन डी है 60 to 80 पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहता है, सीपीआर की बात करें पर मिनट के कंप्रेशन की बात करें तो वो रहता है आपका 100 to 120 पर मिनट। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है व्हाट विल बी पल्स प्रेशर फॉर ए ब्लड प्रेशर रीडिंग। सवाल को समझना, पल्स प्रेशर पूछ रहा है और कहाँ पे पूछ रहा है, जो कि ब्लड प्रेशर इसने हमें रीडिंग दी है, ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ ए 130/80 mmHg। अगर किसी इंसान का बीपी 130/80 है तो उसका पल्स प्रेशर क्या होगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन है हमारा ए है 80 mmHg, या फिर ऑप्शन बी 50 mmHg, या फिर ऑप्शन डी है 120 mmHg, या फिर ऑप्शन डी है 130 mmHg। देखो इस सवाल को एक तो आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखो बीपी की रीडिंग क्या है, नॉर्मल बीपी की रीडिंग है 130/80। अगर एडल्ट की नॉर्मल बीपी की रीडिंग हुई और एडल्ट की अगर हम पल्स की बात करेंगे तो इस समय इस सवाल के हिसाब से क्योंकि बीपी नॉर्मल चल रहा है तो पल्स भी हमारी नॉर्मल सी रहती है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 50 mmHg, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पल्स रेट इतनी रहेगी अगर पेशेंट का इतना बीपी है तो। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं, इस वीडियो का आखिरी सवाल रहेगा और ये जो क्वेश्चन पेपर था कल्याण सिंह वाला ये हमने पूरा कवर करा दिया है। अगर आपको इसके और भी पार्ट देखने तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं अभी रिसेंटली जो डाली गई हैं 2 पार्ट और भी हैं इसके, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू आप उनके नोट्स बना सकें और उनको अपनी डायरी में नोट कर सकें ताकि आगे आपके भविष्य में वो काम आए। और हाँ मैं ये कहना जरूर चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आखिरी सवाल रहेगा इस वीडियो का। वो है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड का पूछ रहा है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ए है नवंबर 26, या फिर ऑप्शन बी है अक्टूबर 26, या फिर ऑप्शन सी है अक्टूबर 16 यानी, और ऑप्शन डी है नवंबर 16। देखो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की बात करें क्योंकि आप सब टेक्नोलॉजिस्ट हैं और ये हमारा सबसे प्यारा दिन होता है, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, एनेस्थीसिया से रिलेटेड होता है तो इसको भूलते नहीं। फिर भी आप इसमें आपने तो आंसर दे दिया होगा लेकिन फिर भी याद कर लो, इसका जो रहता है सेलिब्रेटेड डे की बात करें वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की, वो रहता है हमारा अक्टूबर 16। तो ऑप्शन सी है शायद इसमें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वो भी अगेन बात लाइक कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।